हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स चलिए हम जो नेट के फर्स्ट पेपर कर रहे हैं उनको करते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा है कि जो 30 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है उसको आज हम करेंगे। तो चलिए हमारे सामने पेपर ओपन हो गया है। ये इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो डीआई दी गई है और उसके नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हमारा पेपर यहाँ से शुरू होता है कि निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए और वर्ष 2018 तथा वर्ष 2019 के दौरान ए कंपनी के 5 विभिन्न विभागों ए से ई में कर्मचारियों के विवरण की प्रतिशतता दर्शाती है। वर्ष 2018 और 2019 के दौरान कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 18,000 और 20,000 है। इस 2018 वाले की 18 है और 19 वाले की कितनी है? 20,000। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्मचारी का विभाग क्या है? 4 विवरण में दिया गया है। ये विभाग दे दिए गए और ये जो कर्मचारियों का प्रतिशत 18 और 19 में दे दिया गया। कर्मचारियों का विभाग वार वितरण है ये। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 2018 में विभाग ए में कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 24,000 था तो वर्ष 2018 में विभाग ए का अनुमानित वेतन व्यय कितना था? यानी कि एक जो कर्मचारी है उसका वेतन कितना था? 24,000 था। तो हमें क्या करना है? 2018 में जो ए विभाग के कर्मचारी है टोटल उनको निकालने हैं कि कितने थे। तो ए में कितने थे? 22,000 थे और थे कितने पे? 18,000 पे। तो हम क्या करेंगे? 18,000 गुणा 22/100 इन सब को काटेंगे तो 3,960 और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 24,000 से। तो ये करने के बाद हमारा आंसर आएगा 9,50,40,30 यानी कि 9.5 करोड़। 9.5 अब देखो कहाँ पे है? 9.5 तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के संदर्भ में वर्ष 2019 में कौन से विभाग के कर्मचारियों में सर्वाधिक परिवर्तन यानी कि निरपेक्ष संख्या द्वारा प्रदर्शित था? तो चलिए देखते हैं किसमें था। 2018 में ये क्वेश्चन बीच में छूट गया। चलो पहले थर्ड कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड करेंगे कि 2018 के संदर्भ में 2019 में कौन से विभाग के कर्मचारियों का सर्वाधिक। तो 2018 और 19 हर एक का आपको क्या निकालना पड़ेगा? इन सब का 2018 का निकालो पहले 2019 का। 2018 का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 18,000 गुणा 22/100 इन सब को काटेंगे तो 3,960 और इसी तरह 2019 वाले का निकालो। 2019 वाले में 20,000 दिए हुए हैं गुणा 24/100 इनको काटो तो ये आएगा 840। अब इसमें से क्या करना है आपको? 840 नहीं सॉरी 4800 आएगा इसका। अब 4800 में से आपको क्या करना है? जो 3,960 माइनस करोगे तो आपका आएगा 840। इसी तरह बी का, सी का, डी का और ई का आपको निकालना है। तो सबसे ज़्यादा किस में आएगा? सबसे ज़्यादा डी में आएगा। तो यही हमारा आंसर है कि विभाग डी में। तो चलिए देखते हैं विभाग डी में, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन एक हमारा रह गया था, इसको कर लेते हैं पहले कि वर्ष 2018 के संदर्भ में वर्ष 2019 में विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 2018 के संदर्भ में 2019 और सी में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं सी में कितना है। 2018 में
सी में 18 है और 2019 में 20 है। तो चलो पहले 2018 का निकालते हैं। 2018 का निकालने के लिए क्या है, 18,000 दिया हुआ है, 18/100, इनको काटोगे तो ये आएगा 3,240। और इसी तरह विभाग सी में कितना दिया है, 20,000 गुणा में 20/100, इन सबको काटोगे तो आएगा ये 4,000। अब 4,000 में से ये माइनस करो, 3,240, तो आपका आएगा 760/3,240 गुणा में 100, इन सबको काटोगे तो ये आएगा 23.45। अब देखो 23.45, तो इस हिसाब से सी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के अंत में यदि 300 कर्मचारियों ने विभाग बी छोड़ा है तो वर्ष 2019 में कितने नए कर्मचारी विभाग बी में सम्मिलित हुए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 2018 में जो बी कर्मचारी दिए गए हैं वो देखने हैं। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि 18,000 गुणा 23/100, तो ये आ जाएगा 4,140। अब 300 कर्मचारियों ने इसमें से विभाग छोड़ दिया, तो 300 माइनस करो इसमें से, तो अपना आएगा 3,840। और फिर 2019 वाले वो बी विभाग के कर्मचारी निकालो, तो 20,000 गुणा 26/100, इन सबको काटोगे तो ये आएगा 5,200। अब 5,200 में से जो 3,840 है उसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा 1,360। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में विभाग डी की तुलना में वर्ष 2018 में विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो चलिए देखते हैं। 2019 का तो डी का है और 18 का ई का है। तो 2018 का ई का निकालो पहले। ई का 8% दे रखा है, तो 18,000 गुणा 8/100 काटने पे आएगा ये 1,440। और इसी तरह 2019 में डी का दिया हुआ है 20,000 गुणा 20/100 काटने पे आएगा ये 4,000। अब इनका अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात के लिए क्या है, इनको काटोगे आप तो ये आएगा 9:25। 9:25 पे ये कटेगा। तो अब देखो 9:25 किस में है, 9:25, ये हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरण के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक होता है। तो इसके लिए होता है वाइगोत्स्की ने जो संरचनावादी सिद्धांत दिया था वो। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। यानी कि जो परसेंटाइल निकालने लग गए ना, उसका जिक्र हो रहा है इसमें कि जो है शतमक श्रेणी का प्रयोग किया गया। तो किस प्रकार के मूल्यांकन को कहा, इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा। तो इसको कहा जाएगा मानक संदर्भित, यानी कि नॉर्म रेफरेंस्ड इसको बोला जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है कि अभिकर्मित अनुदेशनात्मक सामग्री में अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों यथा सक्रिय अनुक्रिया एवं तात्कालिक प्रतिदृष्टि का अनुप्रयोग होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्किनर का प्रबलन अनुसिद्धांत रेखीय प्रकार की अभिकर्मित अनुदेशनात्मक सामग्री निर्माण में निहित आधार है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही है। तो ये हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकीय स्कीम के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कि डोमेन में उच्चतम स्तर के लिए माना जाता है। तो इसमें आप क्या करोगे कि ब्लूम ने जो शैक्षणिक स्तर दिए गए उनके बारे में पूछा गया है। तो एक तो दिया था इन्होंने संज्ञानात्मक, एक दिया था भावात्मक और एक दिया था ज्ञान क्षेत्र या मनोगत्यात्मक। तो इसमें पूछा गया है जो ज्ञान क्षेत्र है यानी कि इसका पूछा गया कि इसमें क्या क्या था। तो इसमें एक तो था चरित्रीकरण, एक था व्यवस्थापन, एक संधारण था, मूल्यांकन था, अनुक्रिया करना था और अधिग्रहण करना था। तो अब आप इनमें से छांट सकते हैं कि क्या क्या था। तो इसमें संश्लेषण की कोई बात नहीं हो रही, चरित्रीकरण की बात इसमें हो रही है, विश्लेषण की भी बात नहीं हो रही, व्यवस्थापन की बात हो रही है और परिशुद्धता की बात नहीं हो रही, यानी कि बी और डी। तो सी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सी शिक्षण के अबोध स्तर का वर्णन करती है। तो ये बार बार देखो रिपीट हो रहा है कि जो शिक्षण के 3 स्तर दिए गए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे लो लेवल माना जाता है, ये सबसे हाई लेवल माना जाता है और ये इन दोनों के बीच का है। तो अबोध स्तर के बारे में पूछा गया है यानी कि अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या आएगा कि प्रस्तुत तथ्यों के स्मरण रखने की शक्ति को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक व्यवस्था होती है। तो नहीं, ये जो स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल में होता है। अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल दिया जाता है, नहीं, ये भी मेमोरी लेवल पे दिया जाता है। तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्राप्त करने में सहायक होना, ये बात बिल्कुल सही है। तथ्यों व सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण भी नहीं होता। तो बी और डी यानी कि डी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कथन दिए गए हैं आपको, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में है कि शोध परिकल्पना चरों के तथ्यात्मक और अवधारणात्मक तत्वों पर आधारित संबंध निरूपित करने वाला अस्थायी संभावित कथन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। शोधार्थी एक नकारात्मक शून्य परिकल्पना बनाता है जिससे शोध परिकल्पना के निगमित परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण हो सके। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ए हमारा सही है और जो सेकंड है वो हमारा गलत है। तो इस हिसाब से थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है। विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य, क्या होगा। ये होगा कि फोकस्ड ग्रुप समूह यानी कि FGD आधारित पद्धति होगी। तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदर्श प्रतिचयन की कौन सी पद्धति में अपने घटकों को समाविष्ट करने वाली इकाइयों को पृथक रूप में लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप में लिया जाता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है कि संभावना किस में ज़्यादा होती है नॉन प्रोबेबिलिटी की अपेक्षा। तो ये होती है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, यानी कि समूह प्रतिदर्श जो प्रतिचयन पद्धति में होती है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन फर्स्ट बोल रहा है कि गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। तो ये बात बिल्कुल सही है। गुणात्मक शोध में संग्रहित शोध आंकड़ों को कोमल सॉफ्ट कहा गया है, अर्थात इसमें लोगों, स्थानों तथा वार्तालाप आदि का भरपूर विवरण होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध अध्ययन के निम्नलिखित कौन से चर के संबंध में शोध नीति शास्त्र के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है। तो ये देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शोध नैतिकता में कौन से चर को प्राथमिक माना जाता है, कौन से को द्वितीयक माना जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ के जाना है। तो चलिए इसकी तरफ देखते हैं हम कि शोध परिकल्पना को सूत्रबद्ध करना तथा इसके परीक्षण के लिए निराकरणीय परिकल्पना स्थापित करना ये नहीं होता इसमें। फिर है कि शोध अध्ययन के क्षेत्र को परिभाषित और परिसीमित करना ये भी नहीं होता। शोध आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करना ये होता है। समग्र शोध का प्रतिदर्श प्रतिचयन की विधि को परिभाषित करना ये भी नहीं होता। शोध परिणामों को सूचित करना तथा नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए आधार के रूप में इसका प्रयोग करना। तो ये बात बिल्कुल सही है। सी और ई यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि शोध में नीति शास्त्र क्या होता है। यानी कि हम जब शोध को प्रेजेंट करते हैं, जो हमने शोध की समस्या ली है, तो उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी किस में कर सकते हैं, तो हम डाटा में कर सकते हैं। तो ये बात पूछना चाह रहा है। ये तो सी और ई यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई मीडिया जो है के कारण अधिगम अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं है। किसका संग्रह नहीं है? तथ्यों का नहीं है, क्योंकि तथ्यों को तो आजकल तोड़ मरोड़ के ही पेश किया जाता है। जो वास्तविक तथ्य है वो हमारे सामने नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्थाओं में संप्रेषण के प्रबंधन में कौन से प्रमुख तत्व है। तो आपको जो प्रमुख तत्व है वो आपको बताने हैं। तो विरोधी विचारों का पाश्चात्पतिक यानी कि साइड ट्रैकिंग करना, ये बात गलत है। कार्य भूमिकाओं की रचना करना, ये बात बिल्कुल सही है। सहकर्मियों तथा छात्रों पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण नहीं रखना। दूसरों को सूचना देना, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक संभव हो दूसरों का मार्गदर्शन करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि बी, डी और ई सही है। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको दो कथनों में से देखना है कि दोनों सही है या कौन सा सही है। कक्षा में अध्यापक को द्वारपाल का कार्य निष्पादित करना होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को आंतरिक व बाहरी दोनों तरह से छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में कार्य करना होता है। तो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में आंतरिक और बाहरी ये दोनों नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रत्येक अध्यापक को केवल इसमें क्या करना होता है, आंतरिक तरह से छात्रों को नैतिक अभिरक्षण के रूप में कार्य करना होता है। ओनली आंतरिक करना होता है, ना कि बाहरी। तो इस हिसाब से ये हमारा गलत हो जाएगा। ए सत्य है
और दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संप्रेषण के संस्थाओं का कालानुक्रम अनुसार क्रम क्या है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि ज्ञानवाणी क्या है 2001 में, तो ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में है, तो डी तो तीनों में दे रखा है। अब पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी है। तो सबसे पहले है AIR, यानी कि ए सबसे पहले है और डी सबसे लास्ट में है, तो दो हमारे ऑप्शन है ऐसे। फिर AIR के बाद में है, ए के बाद में है UGC देश भर की कक्षा, और फिर है CEC यानी कि बी आएगा, और फिर आएगा डी। अब देखो ACBD यानी कि ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। पहली में दे दिया संचार के प्रकार और दूसरी में क्या है उनका विवरण दे रखा है। तो युग्मिक संचार क्या होता है? युग्मिक संचार होता है संप्रेषण के लिए समान अवसर जो क्या है उपलब्ध करवाता है। तो ए का 3 मिलाते हमारा आंसर आ गया। लोक संचार क्या होता है? औपचारिक तथा संरचित स्थापन के अंदर होता है। संगठनात्मक संचार क्या होता है? संगठनात्मक संचार होता है अंतर्निर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रवाहित होते हैं। और व्यापक जनसंचार क्या होता है? बड़ी संख्या में अज्ञात श्रोताओं तक पहुंचने के लिए माध्यम का प्रयोग करता है। तो इस हिसाब से हमारा बी राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो ये क्या है? 9 का वर्ग क्या होता है? 81। ठीक है, अब देखो सी का 1, अरे चारों में ही दे रखा है ये। तो अब क्या है आगे आपको करना है कि 29 का वर्ग कितना होगा? 841, यानी कि बी का बी तो हमारा आंसर तो निकल के आ गया डी। अब देखो 203 का वर्ग क्या होगा? 41 209 होगा, और 232 का होगा 53 824। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 4, यानी कि 1 का 2 मिलाते हमारा आंसर आ गया। फिर है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है यानी कि होल नंबर होते हैं, 0 से जो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में क्या होगा कि बीच में से शुरू करते हैं, एक तरफ प्लस जाते हैं, दूसरी तरफ माइनस आते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप को छोड़कर किसी और से जो क्या है भाग नहीं होती। तो डी का डी, तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज में अर्जित ब्याज का पुनः निवेश शामिल है जिस पर भी भविष्य के वर्षों में ब्याज अर्जित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि साधारण ब्याज वह राशि है जो चक्रवर्ती ब्याज तथा मूलधन की राशि के योग पर अर्जित अथवा प्रदत्त होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ए सही है और दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषम जोड़े समूह ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों
इन में से विषम निकालना है, यानी कि जो सबसे अलग है उसको निकालना है। तो अब हम इनके बीच का अंतर देखते हैं कि 66 और 70 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 30 और 48 में 18 का है। 80 और 98 में भी 18 का है। 40 और 58 में भी 18 का है और 72 और 90 में भी 18 का है। यानी कि इन सब में अलग तो ए ही है ना, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्तात्मक जो वितरण को 100 समान भागों में विभाजित करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। विस्तार शून्य तथा उच्चतम मान के मध्य का वितरण है, तो ये बात गलत है, क्योंकि प्रसार में दिए गए आंकड़ों के न्यूनतम मान और उच्चतम मान में अंतर होता है। तो दूसरा हमारा गलत है, ए सत्य है और दूसरा गलत है, तो सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटित भाषा में यदि एनिमल को LAMINA के रूप में लिखा जाता है, यानी कि एनिमल को क्या लिखा जाता है, LAMINA, तो CIRCLE को कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, दो टाइप से बन सकता है, क्योंकि एक तो इसका उल्टा बना दिया और एक ये है कि इसको देखो, ए को इधर लेके आए हैं, एल को इधर लेके आए हैं, एन को इधर है और इसको इधर है, और ये ऐसे बन रहे हैं। तो ये सवाल क्या है, दो टाइप से हो सकता है। एक तो सीधा इसको उल्टा दे दो कि CLCRIC, उल्टा करने पे भी इन्होंने क्या है, ये अपना ये भी आंसर इन्होंने दे रखा है बी में, और ये जो इस मेथड से था, इस हिसाब से क्या आंसर बनेगा कि ई, और इस सी को इधर लेके आएंगे तो सी, और ये एल इधर लेके आएंगे, एल इधर लेके आए और आई इधर आएगा, इधर आएगा, और ये आर और सी सेम ही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, और ए लग रहा है अगर आपको तो आप बता सकते हैं कमेंट में। देख, 4 व्यक्ति ए बी सी और डी के परिवार में, डी बी से लंबा है। सबसे लंबा है, दूसरा भी सही है।
चलिए अब करते हैं हम इस सवाल को कि इसमें कह रहा है कि 4 व्यक्तियों का एक परिवार है ए बी सी और डी का। इसमें क्या है कि डी जो क्या है बी से लंबा है और सी सबसे छोटा है और ए इसमें से क्या है एक व्यक्ति से लंबा है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि ए से लंबे व्यक्तियों की संख्या बी से छोटे व्यक्तियों की संख्या है। ए से लंबे कितने हैं 2 और बी से छोटे कितने हैं 2। तो ये बात बिल्कुल सही है। डी सबसे लंबा है तो डी सबसे लंबा, ये बात बिल्कुल सही है। ए सबसे छोटा है नहीं, सी है सबसे छोटा, तो ये बात गलत है। सी से कोई भी छोटा नहीं है तो ये बात बिल्कुल सही ही है। केवल एक व्यक्ति बी से छोटा है तो नहीं, 2 छोटे हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो ए बी और डी, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या कह रहा है कि सुकरात नश्वर है। ये बात क्या होती है, ये बात होती है प्रतिज्ञा, ठीक है। फिर होता है क्योंकि वह एक आदमी है, तो ये होता है हेतु। जो भी आदमी है वह नश्वर है, उदाहरणार्थ क्या है पाइथागोरस, तो ये किसका है उदाहरण। आदमी सुकरात एक आदमी है जो निरपवाद रूप से नश्वर है, तो ये बात है उपमेय की। और अतः सुकरात नश्वर है, तो ये होती है निगमनात्मक। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बन जाएगा ए, इन सबको मिलान करने पे। तो ए हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का हेत्वाभास निहित है। अग्नि शीतल है क्योंकि वह एक पदार्थ है, तो ये क्या कर रहा है इसको बाधित कर रहा है। क्योंकि अग्नि शीतल, क्या अग्नि शीतल होती है? अग्नि एक पदार्थ है, ये बात तो सही है, लेकिन ये शीतल नहीं होती, तो ये क्या कर रही है इसको बाधित कर रही है। तो ये कौन सा हो गया बाधित हेत्वाभास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU का अभिप्राय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है कि UPS का अभिप्राय यूनिफॉर्म पावर सोर्स है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो UPS है इसकी फुल फॉर्म होती है इन इंटरप्लेबल पावर सप्लाई। क्या होती है इंटरप्लेबल पावर सप्लाई? इंटरप्लेबल पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है, ना कि यूनिफॉर्म पावर सोर्स। तो बी हमारा गलत हो गया और ए सही है, तो सी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको जो कथन सही है उनको बताना है। तो पहला है कि इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इंटरनेट से इंट्रानेट बड़ा होता है, ये बात गलत है। क्योंकि इंटरनेट क्या आता है, इंटरनेट का एक भाग होता है, ना कि इंटरनेट इंटरनेट का। इंटरनेट और इंट्रानेट एक समान है नहीं। इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक उदाहरण है, ये बात गलत है। तो ए और डी बिल्कुल सही है, तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होती है? C++ जो है प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो ए का 4 2 में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ XP, तो बी का 3। अब देखो बी का 3 और ए का 4,
तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। इंटरनेट क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? MS पावर, जो क्या है पॉइंट होता है। तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण रैम है। ये बात बिल्कुल सही है। और सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण पेन ड्राइव है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान से संबंधित है? सुपर कंप्यूटिंग अभियान से संबंधित है परम शिवाय, जो क्या है 2015 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों के अंतर्गत समग्र विश्व में 29 सबसे कम संतोषजनक रही है? तो 29 सबसे कम संतोषजनक किस में रही है, ये आपको बताना है। तो वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना, इसमें जो क्या है संतोषजनक जो 29 नहीं हुई है, बाकी इन तीनों में ऊपर वालों में हुई है। तो ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन और नाइट्रोजन को अनुपात के सही अवरोही क्रम में आपको क्या है पहचानना है। तो सबसे पहले आता है कागज, यानी कि सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा पत्तियां तथा बेल बूटे, तो फिर आएगा बी, उसके बाद में आएगा गाय के गोबर की खाद, और फिर आएगा खाद्य अपशिष्ट। अब देखो CBDA किस में बन रहा है? CBDA, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो रात्रि के समय है 40 dB। तो आपको मैं बता दूं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो है, औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जो ध्वनि प्रदूषण हम दिन में कितनी dB तक होता है? 75, और रात को 70। जो वाणिज्यिक यानी कि जो व्यापार से रिलेटेड है उसमें कितना होता है? 65 दिन में, और रात को 55 में। जो रिहायशी क्षेत्र है यानी कि आवासीय क्षेत्र है उसमें कितना होता है? दिन में 55 और रात को 45। शांत जोन यानी कि हॉस्पिटल हो गए, जो शिक्षण संस्थान हो गए, वहाँ क्या होता है? दिन में तो 50 और रात को 40। तो ये पूछा गया है कि रात को शांत जोन में कितना होता है? तो 40 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्पशील कार्बनिक रसायन सामान्यतः भूतल जल की अपेक्षा भूजल में सामान्यतः पाए जाने वाले सर्वाधिक संदूषक तत्व है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए VOCs कटौती के मानदंडों में से एक है। तो ये बात गलत है। तो ए सत्य है और दूसरा क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि 30 जून 2008 को ये जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है ये शुरू किया गया था। तो इसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे। तो उसमें पहला कौन सा था? राष्ट्रीय सौर मिशन, पहला था सौर मिशन। दूसरा था ऊर्जा दक्षता के लिए मिशन। तीसरा था सतत आवास। चौथा था राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा था हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। और
अगला था संपोषणीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, संपोषणीय हिमालयी परितंत्र के लिए। और नेक्स्ट था कि जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। और 8वां था संपोषणीय कृषि के लिए। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं था। तो राष्ट्रीय जल मिशन था, ऊर्जा दक्षता सुरक्षा पर राष्ट्रीय मिशन था, हरित भारत मिशन भी था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन नहीं था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया कि कौन सा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय के अन्य विषयों के साथ विशेष विषय वर्जायना बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध कराया गया था? तो कहाँ कराया गया था? जगदला विश्वविद्यालय में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बंगाल के पाल राजा रामपाल ने करवाया था। ये पूछा जा सकता है। तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा अब प्रचलित है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषयों के औपचारिक अनुमोदन करने वाले कौन से निकाय या समितियां हैं? तो संबंधित विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद इसकी समितियां हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजक के रूप में प्रोफेसर ए ज्ञानम के साथ यूजीसी द्वारा नियुक्त की गई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति से होने वाली कार्य योजना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? किन किन को शामिल किया गया आपको ये बताना है। तो चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को शामिल किया गया है, उच्चतर शिक्षा की व्यवसायीकरण को शामिल नहीं किया गया, पाठ्यक्रम विकास को किया गया है, स्तर के दौरान क्या है विद्यार्थी संकाय संपर्क घंटों की संख्या का निर्माण करना, ये भी किया गया है, और छात्र दक्षता पाठ्यक्रम एवं प्रोग्राम नहीं किया गया, यानी कि ACD। तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विश्वविद्यालयों में समग्र गुणवत्ता संबंधी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा को आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किसे सहायक माना जाएगा? तो किस किस को सहायक माना जाएगा? सिस्टम की सोच को माना जाएगा, भागीदारी प्रबंधन को माना जाएगा, और SWOC यानी कि ताकत दुर्बलता अवसर और चुनौती विश्लेषण को माना जाएगा, यानी कि A, B और D। तो ए हमारा राइट आंसर बन रहा है। वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, चलो फटाफट कर लेते हैं। कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं आपको। कथन फर्स्ट कह रहा है कि योग क्या है? शरीर के साथ मन का तथा मन का आत्मा के साथ संयोजन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण आधारित शिक्षा दोनों विद्यालय महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में चलाए जा रहे प्रोग्रामों के अंगभूत हो सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या है आपको खुद करना है, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। चलो मैं आंसर बता देती हूँ इसके फटाफट। कि बच्चे के बारे में प्रथम दृष्टि एक अधिगमकर्ता के रूप में थी। क्या थी? तो साहचर्य की थी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से अधिगम का गठित होना निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति उद्दीपक के रूप में क्रियाशील इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा का समूह वातावरण किसके द्वारा प्रबलित होता है? तो वैचारिक मामलों से होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रयोगशाला में ध्यान केंद्रित अंतरित हुआ है। तो किस में हुआ है? समूह की गतिशीलता का अवबोध कराने की ओर हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के लेखक का मत
इसके पक्ष में है। किसके पक्ष में है? वृत्तीय अधिगम के। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही तो इस चैनल को आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के साथ आपको कारण ज़रूर बताना है ताकि मैं मुझ में जो कमी है उसको दूर कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।